गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का पॉलिटी की क्लास में। और आज है डे नंबर 7। तो क्या आप सभी तैयार हैं या नहीं है? जल्दी से बता दीजिए चैट बॉक्स में। सभी को मेरी तरफ से गुड गुड मॉर्निंग। और प्यारे बच्चों, जो सुबह एक एरर आपको है या नहीं है आई डोंट नो, बट चैट के लिए ना, अगर आप बोल रहे हैं चैट नहीं हो रही है, थोड़ा सा देखो, हमने एक नेविगेशन बटन बनाया है। टॉप स्क्रीन पे होगा, डबल टैप करेंगे तो आपको फुल आ जाएगा स्क्रीन पे। चेक करिए इस चीज को, सब चीजें अवेलेबल है वहां पे, हर एक चीज है। ठीक है, चैट ऑप्शन है वहां पे, थोड़ा सा इसको खुद से एक्सप्लोर करो ना। हल्का सा बटन दे दिए गए हैं कल के। ठीक है, चेक करिए इसको, तो आपको दिख जाएगा, ये मिल जाएगा आपको। चलो आ जाओ फिर, आज क्या पढ़ना है सर हमने? तो आज प्यारे प्यारे बच्चों हमने पढ़ना है संविधान की जो प्रस्तावना होती है। जो फर्स्ट पेज आप देखते हैं, प्रस्तावना का जो पहला एक पन्ना आपको देखने को मिलता है ना, हम भारत के लोग, वो वाली जो सारा है, उसका क्या मतलब है, उस चीज को हम आज समझते हैं। संविधान की प्रस्तावना। तो सबसे पहले सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया है, ये हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले किस देश में प्रस्तावना आया था? तो किस में आया था सर? अमेरिका में आया था, यूएसए में आया था। उसके बाद प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं, और संविधान का सार भी यही है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस तरह से हम बोलते हैं ना कि पूरी बुक का जो एक पेज होता है, कंटेंट्स, है ना, कि उसमें है क्या, वो आप पहले एक पन्ने से पता लगा सकते हो, है ना, विद पेज नंबर होता है कि ये है। हालांकि प्रस्तावना वो नहीं है। प्रस्तावना संविधान का सार है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप क्या उम्मीद रख सकते हो। सो यू कैन एक्सपेक्ट, देर आर सो मेनी थिंग्स, कुछ एक बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। क्या क्या हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों आपको पता ही है, 13 दिसंबर 1946 का वो दिन था जब नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव लाया, और उसी के आधार पे प्रस्तावना जो है अपनाई गई। एक सवाल आपसे कर सकते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा कि जो प्रस्तावना हमने अपनाई, ये किसने लाई थी? उद्देश्य प्रस्ताव किसने लाया था और कब लाया था? ये सवाल आपने आई थिंक डे 2 पे कर लिया है, ये सॉल्व अच्छे से, राइट। तो याद रखिएगा, 13 दिसंबर 1946 को प्रधानमंत्री जो हुए फिर बाद में, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ही प्रस्तावना, उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पे ये लाई गई, अपनाई गई। और प्रस्तावना का मतलब क्या है? प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम जब कहते हैं, इसमें बहुत सारे वर्ड यूज हुए हैं, आप सभी को पता है। जरा आइए यहाँ पे, पहला जो वर्ड है वो है संप्रभुता, यानी कि सॉवर्ण है। इंडिया इज अ सॉवर्ण कंट्री। कैसा देश है भारत? एक संप्रभु देश है। इसका मतलब क्या होता है? हमने पहले भी बोला था, ये वर्ड संप्रभु पहले भी आया था, कि संविधान सभा को संप्रभु बनाया गया, मतलब कि कोई भी देश भारत के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता है। स्पेशली आपका उस वक्त, यानी कि ब्रिटेन नहीं करेगा या कोई और नहीं करेगा, है ना। किसी पे निर्भर नहीं है भारत, इंडिपेंडेंट कंट्री है ना, अपने आप चीजों को चेक कर सकता है। क्लियर? इतना सभी को क्लियर हो गया? तो कैसा है संप्रभुता? भारत किसी पे निर्भर नहीं है, और आप सभी भी इस बात को भलीभांति जानते हैं। तो भारत कैसा देश है? एक संप्रभु, संप्रभुता, है ना, सॉवर्ण कंट्री है। दूसरा एक वर्ड लिखा गया सोशलिस्ट है। ये तो वो वाली बात है कि सर संविधान संशोधन अधिनियम हुआ आपका 1976, एक लड्डू सा सवाल, संशोधन अधिनियम हमने किस देश से लिया है? जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर चाहिए मुझे, जल्दी कर दो। संशोधन अधिनियम कहाँ से लिया? और आइए जरा सुनते हैं। 42वां जो संशोधन हुआ प्यारे बच्चों 1976 में, संशोधन में ये वर्ड ऐड हुए, वैसे तो 3 हुए हैं, उसमें से एक वर्ड था क्या? सोशलिस्ट एक वर्ड था। बहुत बढ़िया आंसर दिया है संतोष जी ने। प्रवीण का आंसर सही है, प्रतिभा जी, आडू जी, और जो बच्चे बाद में रिकॉर्डेड देखते हैं, आई होप आपके आंसर भी सही हैं। तो रिवीजन नहीं करोगे तो आगे चाहे जितना मर्जी आप पढ़ लो, पुराना यू हैव टू करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, नेहा शर्मा, करण, सभी बच्चों का सही है, आदित्य का सही है, सुमन का, सुमित का। सर क्या होगा आपका
साउथ अफ्रीका। खैर यहाँ पे आए तो सोशलिस्ट वर्ड ऐड हुआ। इससे पहले समाजवादी लक्षण जो थे मौजूद थे। सोशलिस्ट का मतलब समाजवादी होता है ना। और किस में मौजूद थे? अगर आपसे बहुत ही कॉन्सेप्ट पे पूछ लिया, क्या सोशलिस्ट वर्ड फाइनली 1976 में ही आया या फिर उससे पहले भी थोड़े बहुत लक्षण थे मौजूद? तो यस इंडीड थे। भारत के नीति निदेशक सिद्धांत में एक लड्डू सा सवाल, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का विचार हमने किस देश से लिया? जल्दी से आंसर करना है इसका भी, मैं आगे बढ़ता हूं उतने तक। तीसरा प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, हम धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो वर्ड ऐड हुआ है संविधान में, वो ध्यान रखना, वो धर्मनिरपेक्ष यूज नहीं किया है, वो पंथ निरपेक्ष है। आने वाले टाइम में अगर कंफ्यूज कर दें, दोनों ऑप्शन दे दें, तो कौन सी चूज करेंगे? पंथ निरपेक्ष चूज करेंगे। मतलब एक ही है वैसे तो, बट हाँ थोड़ा बहुत हो जाता है हल्का फुल्का, है ना, कि इंडिया का अपना नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भारत के लोग हैं, भारतीयता दिखाइए, इंडियन है आप सबसे पहले, है ना। और धर्म नहीं है, सेकुलर वर्ड। हालांकि ये जोड़ा गया है, कब जोड़ा? 42वें संविधान संशोधन में ये वर्ड ऐड किया गया है, आपका सेकुलर वर्ड। उसके बाद बात करते हैं, अच्छा हाँ आपको एक लड्डू सवाल दिया था, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर सही है, आयरलैंड से लिए हैं, ग्रेट। आ गया, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया जैसे बोलते हैं ना, डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। अ ग्रेट ग्रेट पर्सन अब्राहम लिंकन ने बोला था, है ना। लोकतंत्र देश है, लोगों की सरकार है, लोग चाहे जिसको भी सत्ता में बिठा सकते हैं, लोग चाहे 5 साल बाद उसको हटा सकते हैं, है ना। लोगों का शासन है, लोगों के पास अधिकार दिए हुए हैं हमने। सो ये अच्छी चीज है ना। आगे बढ़ते हैं, लोगों का शासन। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, इंडिया आप सभी को पता है एक गणतंत्र राज्य है। वैसे पॉलिटी में मोस्ट ऑफ द टाइम देश वर्ड नहीं यूज करते हैं, राज्य वर्ड यूज करते हैं, तो है ना। तो आप समझ लेना अगर मैं राज्य वर्ड बोलूं तो, है ना। भारत तो गणतंत्र है, यानी कि एक रिपब्लिक है। व्हाट डू यू मीन बाय गणतंत्र? गणतंत्र का अर्थ क्या है? तो लिखा हुआ है, गणतंत्र का अर्थ है कि भारत का प्रमुख अर्थात जो राष्ट्रपति हैं, तो चुनाव के जरिए सत्ता में आते हैं और उनका चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। ये मतलब है गणतंत्र का। सर थोड़ा सा समझ नहीं आया। प्यारे बच्चों, यूके में, ब्रिटेन में आपको पता है रानी एलिजाबेथ है, मुनैरकी है वहां पे। मतलब मुनैरकी है तो उनका अपना राज परिवार चला हुआ है, जो मरेंगी उसके बाद उनका और बैठ जाएगा आगे सत्ता में, कोई और कोई और कोई और, तो वहां पे मुनैरकी है। लेकिन इंडिया में ऐसा थोड़ी है। देर इज नो डाउट, भारत का पहला नागरिक कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है, लेकिन वो परमानेंट नहीं होता है ना। 5 साल बाद फिर से उसे चुना जाता है। हाँ ये बात सही है कि वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, डायरेक्ट जनता नहीं चूज करती है, लेकिन इनडायरेक्टली जनता ही तो चूज कर रही है। अगर उसको एमपी एमएलए और ये वोट देते हैं सारे मिलके, तो उनको तो वोट आप ही दे रहे हो ना, तो इनडायरेक्टली तो आप ही उसमें भी इन्वॉल्व हो। ऐसा नहीं है कि आपका बिल्कुल भी रोल नहीं है राष्ट्रपति को चुनने में, मानते हो ना इस चीज को? अब राष्ट्रपति तो कहीं ना, हाँ बोलने बोलने के लिए बोलना पड़ेगा कि हाँ अप्रत्यक्ष रूप से है, जनता का नहीं है, पर जनता ही तो एमएलए को चूज कर रही है, एमपी को चूज कर रही है, उन्हीं के वोट तो वहां जा रहे हैं। तो इंडिया एक कैसा देश है सर? एक रिपब्लिक, है ना, गणतंत्र वर्ड यूज किया है। इसके अलावा प्यारे बच्चों, कोई भी विशेष अधिकार किसी के लिए मौजूद नहीं है। ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। मतलब वही है कि आप सम्मान है, आप सम्मान नागरिक हो, आप विधि के सामने सम्मान है आप चाहे कोई भी हो, है ना। और किसी भी ऐसी कोई कास्ट नहीं है, कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं है भारत में जिनको कोई विशेष अधिकार दिए गए। हाँ इसमें एक्सेप्शन आएंगे बहुत सारे, जब हम बात करेंगे आगे आगे। ऐसा नहीं है कि नहीं दिए गए हैं, दिए भी गए हैं, बट इसके अलावा मतलब पॉलिटिकली उस वे में देखें तो कहीं ना कहीं कोई भी विशेष अधिकार किसी के लिए मौजूद नहीं है। इक्वालिटी वर्ड आप बोल सकते हैं। फिर आते हैं जस्टिस की बारे में। न्याय, न्याय का मतलब क्या है? जस्टिस कितने टाइप का? 3 टाइप का प्रस्तावना में लिखा हुआ है, आप पढ़ना। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। राजनीति का मतलब है जो अपॉर्चुनिटीज औरों के पास है पॉलिटी में अपना, पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाने का, वही आपके पास है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसा नहीं है भेदभाव करेगा आपके साथ, ठीक है। राजनीतिक आप एक ही लेवल पे है, इक्वालिटी है। आर्थिक, आर्थिक का मतलब है कहीं ऐसा भेदभाव आपके साथ कभी नहीं होगा, सरकारी लेवल पे तो कभी भी नहीं होगा, है ना। क्योंकि पॉलिटी का मतलब एक होता है गवर्नमेंट लेवल पे। प्राइवेट सेक्टर में आपको देखने को मिल सकता है, प्राइवेट है आपकी मर्जी है, जहां जो करना है करते रहिए, है ना। मानते हो ना आप इस चीज को?
लेकिन सरकारी सेक्टर में पैसों की वजह से कि हाँ आपके पास पैसे कम है तो आप नहीं आ सकते हैं, आर्थिक आधार पे कोई भी शोषण नहीं होगा, उल्टा आपको न्याय दिया जाएगा, जस्टिस दिया जाएगा, इक्वालिटी होगी। और सामाजिक सामाजिक रूप से समाज में भी आपको एक न्याय मिले, जो आपका ओहदा है वही ओहदा आपका रहे, ना कि वो ओहदा गिर जाए, है ना। तो इक्वालिटी होनी चाहिए, सीधी सी बात है। वैसे तो अगर हम टू बी प्रिसाइज, यस, आर्टिकल 14, यस यस यस, है ना, वही। आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रस्तावना में मौजूद तीनों न्याय हमने कहाँ से लिए प्यारे बच्चों, कहाँ से लिए? इसको हाईलाइट करो कॉपी में, कॉपी के टॉप पे लिखना है। कॉपी के टॉप में मतलब बिल्कुल टॉप पे जो पेज होता है आपका एक हल्का सा, कहाँ से? रूसी क्रांति से हमने लिया है, ठीक है, से ली 1917 में। क्लियर? भारत की प्रस्तावना में मौजूद आपके तीनों न्याय रूसी क्रांति 1917 में हुई है ना, रूसी क्रांति, आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी तो वहां से ली। आगे बढ़ते हैं। भारत में एक और वर्ड किया यूज यूज हुआ है, लिबर्टी। व्हाट डू यू मीन बाय लिबर्टी? जैसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आपने सुना होगा, फ्रांस ने गिफ्ट में भेजा था यूएसए को, है ना, जब आजाद हुआ। लेकिन इंडिया की बात करें, आपको पता है हमारे पास आजादी है अभिव्यक्ति की, बोलने की आजादी है, हमारे पास विश्वास है, हमारे पास धर्म और उपासना की लिबर्टी है, स्वतंत्रता है। लेकिन प्यारे बच्चों, स्वतंत्रता का ये मतलब नहीं है कुछ भी। ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसी के विदिन, उसी के दायरे के अंदर ही आपको स्वतंत्रता मिलती है, उससे आगे नहीं। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि हाँ कुछ भी कर सकते हैं। और जैसे ये आपका एक ऐसी चीज है जो हमेशा न्यूज में देखने को मिलेगा कि अभिव्यक्ति की आजादी का फायदा उठाया जा रहा है, एक्सप्रेशन है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बट हाँ एक हद तक बहुत सारे लोग ना इसका भी गलत फायदा उठा देते हैं। बहुत सारे लोग आजकल हैं मौजूद, है ना, कुछ भी चला हुआ है। अब ज्यादा बोलेंगे तो आप बच्चे फिर बोलेंगे सर कुछ नहीं बोल सकते हैं इसमें, है ना। सिर्फ और सिर्फ इस चीज का इतना फायदा उठा रहे हैं, एक तरह से इस कानून का हनन ही हो चुका है। आप इन द नेम ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता, आप कुछ भी पहन रहे हैं, है ना। इसी लाइन से आप समझ गए होंगे कि इशारा सर का किसकी तरफ है ना, कुछ भी चला हुआ है। और उससे आप समाज में एक तरह से आप गलत सोच के साथ जा रहे हैं। आप समाज को डिवाइड तो चलो आप करेंगे करेंगे, बट आप मैसेज क्या दे रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली लड़कियों को मैसेज क्या जा रहा है, आप इन द नेम ऑफ दिस अभिव्यक्ति की आजादी है कुछ भी करेंगे, डजेंट मीन कुछ भी करेंगे, है ना। तो वो चीज़ बिल्कुल गलत है जो हो रही है। बट वही है कि बोलने वाला कोई नहीं है, और जिनको बोलना चाहिए वो उल्टा सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, उल्टा सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल आज़ादी है आपको, आप जो मर्जी कपड़े पहने, आप है करिए वो करिए, तो वो गलत है। मैसेज गलत जाएगा, तो मैसेज अगर गलत जा रहा है इतने समाज में जब करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, तो यकीनन वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। आपके पास अधिकार है डजंट मीन कि उसको गलत वे में आप यूज करें। प्रस्तावना में आपने सुना, अभिव्यक्ति ऐसा टॉपिक है साल भर चलता रहेगा ये। प्रस्तावना में प्यारे बच्चों स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये तीन वर्ड ध्यान दीजिएगा, के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से लिया है। कहां से लिया है हमने? प्रस्तावना में एक लिबर्टी वर्ड आया है, स्वतंत्रता, समानता है, और बंधुत्व, फ्रेटर्निटी है, भाईचारा भी तो है। ठीक है, इनके आदर्शों को हमने कहां से लिया? कॉपी के टॉप के ऊपर लिखना है, ये भी बीच में मत लिखो, कहीं पे भी टॉप पे लिखना है। कहां से लिया है? फ्रांस की क्रांति कब हुई, फ्रांस में क्रांति कब हुई? 1790 से 1799, आप इसको इंडियन हिस्ट्री में पढ़ लेंगे, से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। इक्वालिटी, इक्वालिटी है, समानता है, ये हमें भी पता है ना। हाँ सर, इक्वालिटी तो होनी भी चाहिए, है ना। क्योंकि पहले नहीं होती थी, राजा रजवाड़े क्या ही सिस्टम चला हुआ था। हमें बहुत प्राउड फील करना चाहिए दैट वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन। वरना आप सोचिए, राजा रजवाड़े होते थे, प्रजा की नहीं सुनते थे, उल्टा प्रजा से कभी पैसे मांग रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, उनको कोहलू की तरह बैल बनाया जा रहा है और वो निकाला जा रहा है, तेल या हर एक चीज। कितना ज्यादा प्रताड़ित हुए आपके ब्रिटिश सरकार में, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं भारतीय लोग, है ना। और अधिकार के नाम पे आपके पास जीरो। राजा रजवाड़े कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी, है ना। कहीं पे भी महिलाओं के साथ अत्याचार किए, कोई बोलने वाला नहीं है, अधिकार, है ना, सेना रखी हुई है, करोड़ों लोग। तो वो कितना घटिया सिस्टम है, आप इमेजिन करना जरा कभी, है ना। और ऐसा है चाइना में, है कई जगह है।
ऐसा तो जैसे मैंने यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है, विधि के समक्ष समानता है, जब भी आप विधि के सामने होंगे, है ना, तो आपको एक, है ना, आप ऐसा नहीं है जज होगा सामने, या फिर आप किसी का एसडीएम का बेटा है, डीसी का बेटा है, या फिर फार्मर का बेटा है तो वो कम हो गया, उनके लिए वो एक ही हैं, दोनों एक ही हैं। ठीक है, सम्मान है, आप सभी ये मत सोचना कि आपके साथ भेदभाव होगा। विधि के समक्ष मानता है आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपका धर्म, आपकी जाति, आपका लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पे मूल वंश से निषेध है, आर्टिकल 15। ऐसा नहीं है कि आप लड़का हैं, लड़की हैं, इवन आप ट्रांसजेंडर है तो क्या हुआ, आप थर्ड जेंडर है तो क्या हुआ, आपके अधिकार नहीं है, आपका हक नहीं है क्या जीने का? मतलब बताइए, बायोलॉजिकली हो सकता है आपको अलग कर दिया प्रकृति ने, साइंस ने, जिस मर्जी ने, डजेंट मीन कि भाई आपके साथ भेदभाव हो समाज में जो होता आया है, एट्रोसिटीज हो, आपके ऊपर अत्याचार हो, सो ये लिखा हुआ है, नहीं होगा ऐसा। समान है, आप आर्टिकल 15 में लिखा है, आप किस धर्म से आते हैं, आप मान लीजिए क्रिश्चियन है, ईसाई है, या फिर कल को आप कोई और ही धर्म अपना ले, तो आपके साथ भेदभाव थोड़ी होगा। फिर आगे आता है लोक नियोजन के विषय में, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। आप आर्टिकल्स अभी आगे पढ़ेंगे, अभी तो जस्ट ऐसे ही है। आर्टिकल 16, अस्पृश्यता का अंत हमने कर दिया। आपको पता ही है कि हमारे समाज में कुछ एक कुरीतियां हैं, आज भी ये मौजूद हैं, कि जो मतलब ये है, आप सभी को पता ही है, इसमें हम ज़्यादा भी नहीं बोलना चाहेंगे, है ना। अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी, छुआछूत, जो बड़ी कास्ट के लोग हैं वो नहीं आते हैं छोटी कास्ट के यहाँ, और ना ही खाना खाते हैं ना ही पानी पीते हैं। सो संविधान में तो खैर इसको कहा गया है कि इसका अंत हो चुका है, बट ग्राउंड लेवल पे आते आते अभी इसमें काफ़ी 200-500 साल लगेंगे। ठीक है, आर्टिकल 17 है लेकिन ये, और ये पेपर में आया है ना कई बार, याद करो जरा, देखना जरा, पेपर में बहुत बार पूछा है, इसको भी कॉपी के टॉप के ऊपर लिखो। आर्टिकल 17, है ना, अनटचेबिलिटी का अंत। फिर आते हैं उपाधियों का अंत, तो ये है आर्टिकल 18 में लिखा हुआ। फिर बात करें हम फ्रेटर्निटी की, एक लड्डू सा सवाल, अभी मैंने बोला फ्रेटर्निटी वर्ड कहाँ से लिया गया है, जल्दी से बताओ कहाँ से लिया गया है, आंसर करिए इसका, फिर मैं आगे बताता हूँ। तो प्यारे बच्चों, इसका अर्थ क्या है, भाईचारे की भावना है, भाईचारे। सर बहनचारा नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता क्या? तो ये प्रस्तावना है। अब कुछ नहीं होगा, ठीक है। भाईचारा, तो भाईचारे का मतलब क्या हुआ, भाईचारे का मतलब वैसे सर ब्रदरहुड, सर इंग्लिश ट्रांसलेशन तो यही आएगी, ब्रदरहुड। बहनचारा, सर बहने कहाँ जाए, हम सर आज ही आंदोलन करेंगे, ये तो गलत बात है। अरे नहीं, इसका मतलब सभी के लिए है, हर एक जेंडर के लिए है। ठीक है, ब्रदरहुड नहीं, ये सिस्टरहुड भी है ना। फ्रांस से, बहुत बढ़िया, नेहा जी, प्रवीण शर्मा, कोमल राणा, एक सेकंड देना जरा मेरे को। ओके ओके ओके, चलो आ जाओ यहाँ पे। इसके अलावा प्यारे बच्चों, एकल नागरिकता के एक तंत्र के माध्यम से भी भाईचारे की भावना को हमारा संविधान प्रोत्साहित करता है, ये बात सही है ना। हम सब एक हैं, हम बोलते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब हैं भाई भाई, और हमको मिलजुल के रहना चाहिए, ना कि सांप्रदायिक कॉमनल उसमें चले जाएं और थोड़ा सा, है ना, वो जो मतलब आप भी सोचेंगे सर ये सिर्फ ग्राउंड पे नहीं है, ये सर ये किताबों में ही है, ये जैसे आप भी बोल रहे हैं, आप भी सर सिर्फ बोल रहे हैं। आप जरा सर, जरा मेरे को भी पता है आप बच्चे क्या सोचते हैं, आप क्लास से बाहर जाइए सर, कितने ऐसे इंसिडेंट मिलेंगे जहाँ पे आप देखेंगे कि टकराहट हो ही जाती है, कितने ऐसे लोग मिलेंगे जहाँ गाय को एक तस्करी चला हुआ है, एक बहुत बड़ा बिजनेस, और उनमें मोस्ट ऑफ द पीपल हम देखते हैं मुस्लिम धर्म के होते हैं। फिर हम कैसे हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म साथ में कैसे चले, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं प्यारे बच्चों, जहाँ आपका एक मथुरा या वृंदावन, अब मैं भूल गया, लेकिन वहां पे सर्वसम्मति से चुनाव हुए लोकल, और उन्होंने मुस्लिम को, इवन वहां पे मुस्लिम मिनोरिटी में थे, उसको अपना शायद पंचायत का प्रधान बनाया। ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल भी देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई दुश्मन है आपका। एज अ टीचर तो मैं यही बोलूंगा, मिलजुल के रहिए, बट हाँ, कुछ इंसिडेंट ऐसे आते हैं जो थोड़ा सा हर्ट करते हैं, पहुंचाते हैं कि ये गलत कर रहे हैं, तो उसका एक होना चाहिए, एक कमेटी हो जो आपस में विचार, है ना, होता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एकल नागरिकता, यस, कि सिंगल सिटीजनशिप है, आप सभी को पता ही है,
आप सबके पास एक ही नागरिकता है, और वो ध्यान रखना वो भारत की है, आप भारत के हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। जैसे प्यारे बच्चों, इवन मैं तो ये कहूंगा, ये गलत नारे होते हैं, जय हिमाचल, जय महाराष्ट्र, जय गुजरात, इससे डिवाइड हो रहा है। आप मानो चाहे ना मानो, हमारे जो राज्य हैं वो डिवाइड होते हैं आपस में। जब आप जय महाराष्ट्र कह रहे हैं तो दूसरे राज्य को भी लगेगा अच्छा ठीक है जय हिमाचल, फिर ये डिवाइड लोकल लेवल तक चला जाता है। आप डिस्ट्रिक्ट वाइज देख लो, फिर आप बोलेंगे जय मंडी। आप भारत बोलिए, आप जय हिंद बोलिए, बात खत्म। भारत माता की जय बोलिए, बात खत्म। भारत माँ को नमन, हम भारतीय हैं सबसे पहले। समझिए इस चीज को। हमने माना कि हमने सेंटर में जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हैं, हमने माना कि आपको स्टेट में भी दे दिया चीफ मिनिस्टर, डजंट मीन कि आप स्टेट को ही डिवाइड करते हैं। लेकिन दिक्कत ये हुई हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में कि राजनीति, तभी बोलता हूं ये बहुत गंदी चीज है, इसने ही तो ये चीजें ले आए जय हिंद, क्योंकि लोकल पार्टीज को आना था। क्योंकि देखो ना, स्टार्टिंग में तो कांग्रेस थी, तो रीजनल पार्टी कैसे आती, कैसे आती, सिर्फ एक दम पे आई, वो है धर्म। आप बात कर लो शिवसेना पार्टी की, महाराष्ट्र में हिंदुत्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारत में, अपने आप को वो बताते हैं, रेदर ऐसा बोलना चाहिए, है ना। हर पार्टी अपने आप को दिखाएगी हम मुसलमानों के लिए हैं, हम हिंदुओं के लिए ही हैं, हम इसके लिए हैं, उसके लिए हैं। वो तो चलो पॉलिटिक्स अलग चीज हो गई, उसको हमें क्या लेना देना। बट हम एक बात कर रहे थे यहाँ पे हल्का सा, किसकी, किस सिंगल आपको मिली है सिटीजनशिप तो, लेकिन आप भारत के हो, आप भारत के नागरिक हो, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। और भारत के अंदर आता है आपका हिमाचल, उसके अंदर आता है मंडी, हम मंडी हैं, हम कांगड़ा से हैं, हम ये हैं वो हैं, दैट्स नॉट अ गुड एटीट्यूड, ठीक है। पॉलिटी यही कहती है, संविधान ये कहता है, बाकी आपकी मर्जी है, आप ग्राउंड लेवल पे क्या समझते हैं। आगे बढ़ते हैं, बंधुत्व की है आपको, संविधान का एक भाग के रूप। अच्छा प्यारे बच्चों, एक सवाल कल परसों किसी ने किया था, किसने किया था, कि सर प्रस्तावना में क्या हम चेंज कर सकते हैं। एक सवाल आया था किसी बच्चे की तरफ से, क्या ये हो सकता है प्रस्तावना में, क्या हम चेंज कर सकते हैं। तो मैंने कहा था कि तब भी मैंने यही कहा कि अगर अगर संविधान में संशोधन की व्यवस्था है तो संशोधन के हिसाब से हम कर सकते हैं अमेंडमेंट, और एक्चुअल में भी ऐसा ही है। लेकिन इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है, वो देखिए। एक केस हुआ प्यारे बच्चों, बेरूबाड़ी संघ मामला, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। बेरूबाड़ी संघ मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं है। पहले ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम ने क्या कहा कि सर ये नहीं है हमारा भाग। फिर दूसरी मर्तबा एक बहुत फेमस केस हुआ कि जिसका नाम क्या है, कॉपी के टॉप पे लिखो, केशवानंद भारती केस। सवाल बनेगा यहाँ, कॉपी के टॉप पे लिखिए, केशवानंद भारती एक मामला आया और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पे रिव्यू किया। आपको बताया बहुत सारे ऐसे मामले हैं, पहले सुप्रीम कोर्ट कहता है ये गलत है, बाद में बोलेगा ये सही है, ठीक है। इन्होंने अपने ही फैसले को गलत ठहरा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमसे गलती हो गई, जो हमने पहले फैसला सुनाया था हमें माफ कर दो, ओम साई राम, कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स, ठीक है। यानी कि इन्होंने अपना फैसला बदला और प्रस्तावना में संविधान को माना कि संविधान इसका एक भाग है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है मामलों में। तो सवाल दो तीन क्या पूछ सकते हैं, आपको भी समझ आ गया एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कब ये माना कि ये भाग ही नहीं है, कौन सा मामला हुआ जिसमें, तो वो था बेरूबाड़ी संघ मामला। और उस केस का नाम बताइए जिस केस ने प्रस्तावना को फाइनली भारत के संविधान का हिस्सा माना, भाग माना। तो दैट वाज, क्या आंसर होगा जल्दी से बताओ, दैट वाज आंसर। कब, कौन सा केस था वो। और प्यारे बच्चों यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट से गलती तो चलो हुई, फिर गलती को ठीक भी किया, और उसके बाद एक और केस आया, उसमें इसने और अच्छे से ठीक कर दिया। कौन सा केस आया, ये आया आपका LIC ऑफ इंडिया मामला 1995 में। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को लगा यार गलती तो की है, बाद में रोस्ट करेंगे शुक्ला सर, ठीक है, पॉलिटी की क्लास में, गलती तो हुई है। तो उन्हें ये चीज का एहसास था और इसीलिए उन्होंने क्या किया, 1995 में पुनः इसके ऊपर विचार हुआ जब, तो सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक आंतरिक हिस्सा है ठीक है, एक वर्ड यूज कर दिया, इंटरनल पार्ट है ठीक है, कॉपी में लिखिए चलो जल्दी से। ये चीज भी क्या कर दिया,
आंतरिक हिस्सा है, आंतरिक हिस्सा। और आप सभी का आंसर सही था, केशवानंद केस। ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जी, रोस्ट तो हम ऐसे भी करेंगे आपको, ठीक है, कि आपसे गलती तो चलो हो ही जाती है, भगवान से हो जाती है, तो आप तो फिर किस खेत की मूली हैं। ठीक है, समझ आ गया। तीन केस हमारे पास आए प्यारे बच्चों, कौन कौन से? सर पहला बेरूबाड़ी संघ मामला आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना प्रस्तुवना नहीं है, भाग। ठीक है। फिर इन्हें रियलाइज हुआ कि यार ये तो भाग है। और ये कब हुआ रियलाइज? केशवानंद भारती केस में इन्हें रियलाइज हुआ, इन्होंने बोला यस, प्रस्तावना इज अ पार्ट ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल है ना, पार्ट है। और फिर तीसरा मामला, गलती को और अच्छे से करेक्ट किया, रेक्टिफाई किया, रेक्टिफाई आर मिस्टेक्स, तभी तो संशोधन व्यवस्था आई है कि आप रेक्टिफाई भी कर सकते हैं, है ना। और कुछ चीजें सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक वर्ड दे दिया, आंतरिक, इंटरनल। ये वर्ड इसीलिए यूज किया कि कंफ्यूजन ना हो जाए। फिर नेक्स्ट सवाल, क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है? आंसर क्या है? यस, लेकिन देर इज अ कंडीशन दैट आप चेंज ना करें बहुत ज्यादा मूलभूत ढांचे के साथ, बोलते ना, जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर बना के मिल चुका है हमें प्रस्तावना में, जो वर्ड्स हैं यूज, इतने सारे वर्ड जो आपने देखे, ऐसा ना हो कि आप उनको चेंज ऐसा ना हो कि आप उनको ही चेंज कर दें, कल को पूरा ही चेंज कर दो, है ना, गलत है। एक आधा दो वर्ड शायद आप हटा सकते हैं, इतना अगर फ्रीडम है, मेरा ये मानना है। लेकिन हालांकि आपको पता ही है, कोई भी चेंज हो, जिसने सुप्रीम कोर्ट जाना है वो जाएगा ही जाएगा, आप कुछ भी करिए, चाहे कोई भी एक्टर ले आओ, है ना, क्योंकि अपोजिशन का काम ही यही है कि हर केस को कहाँ ले जाएं, सुप्रीम कोर्ट ले जाएं और बोल दें गैर संवैधानिक, गैर संवैधानिक। तो वो हर राजनीतिक पार्टी करती है जो भी विपक्ष में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यस इज द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में तीन वर्ड ऐड किए गए हैं प्यारे बच्चों। कौन से तीन वर्ड हैं ये पेपर में पूछा जाएगा। कॉपी के टॉप के ऊपर लिखो, चाहे सर हमने ऊपर दोनों पेज भर गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या करना है, आगे तो है ना, कॉपी के टॉप पेज खत्म नहीं होंगे, वहां पे लिखो तीन वर्ड्स कौन से थे। दीज थ्री वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और कब हुए? आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, अभी पढ़ेंगे इसको। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर, एंड द थ्री वर्ड्स विच वर एडेड इन द प्रियम्बल, ये थे आपके सोशलिज्म, आपका सेकुलर और आपका इंटीग्रिटी। तो तभी बोलते हैं देश की अखंडता, है ना, और पंथ निरपेक्ष, सेकुलर, भारत का कोई भी धर्म नहीं है, और साथ में सोशलिस्ट वर्ड, समाजवाद, जिसकी नींव कहां पे आ चुकी थी, जिसकी नींव हमें कहां पे मिली? तो ये मिल गई थी किस देश से? अभी आपने किया क्वेश्चन, समाजवाद। बताना जरा, समाजवाद कौन बच्चा कितना अटेंटिव है, मैं यहां से जज करूंगा। इस क्वेश्चन से आई विल जज कि आप क्लास में थे या नहीं थे, मेंटली थे कि नहीं थे, फिजिकली हो सकता है आप थे, सामने फोन है। किस देश से लिया हमने ये? समाजवाद का हल्का सा आ चुका था पहले, कहां से? प्रतिभा, फ्रांस। चलो आपको वापिस घुमाते हैं हल्का सा। अटेंटिव कितने हैं आप? सोशलिस्ट का यहाँ आया, ये थी वो लाइन। इससे पहले समाजवादी लक्षण मौजूद थे और भारत के नीति निदेशक सिद्धांत से थे। यदि नीति निदेशक सिद्धांत से थे तो फिर आयरलैंड आंसर देते ना, यानी सभी गलत है। एक भी बच्चा ध्यान से नहीं सुन रहा है, तो ध्यान से सुनिए इस चीज को। आगे आइए अब, नेक्स्ट। ये हो गया मामला, और ये तीन वर्ड हमने पढ़ लिए। फिर आते हैं हम, और दैट्स इट, यही था, यही था प्यारे बच्चों आज के लिए। लेकिन इसके अलावा हम थोड़े से एमसीक्यूज एज यूजुअली करने जरूरी हैं। तो कैसा था प्रस्तावना, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, इतना सा सभी को समझ आया कि नहीं आया? जल्दी से बताइए। अब आते हैं जरा क्वेश्चन पे, क्वेश्चन करने जरूरी हैं। सो आप सभी मैचिंग करेंगे यहाँ पे, ठीक है। कॉपी और पेन रफ निकाल दीजिए, ठीक है, जल्दी से सभी के सभी रफ कॉपी पेन निकाल दो, क्योंकि रिवीजन नहीं करेंगे डेली बेसिस पे तो बेटा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये पॉलिटी है, ठीक है। दिस इज योर पॉलिटी। चलो लिखो, नंबर 1, कॉपी में भी लिखना है, ठीक है, जितना लिख के करेंगे
आपको बहुत फायदा होगा, मैं बता दूं। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, खर्चा। ऑप्शन देता हूं आपको। नोट्स देख सकते हैं आप, अभी फ्रीडम है, बाद में नहीं दूंगा। अभी देख सकते हैं, बाद में बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा। चलिए, दो जरा इसके आंसर प्यारे प्यारे बच्चों लिख लिए होंगे। पहले का करेक्ट आंसर क्या होगा? पहले का, दूसरे का, तीसरे का और चौथे का। पहले का करेक्ट आंसर है, प्रतिभा कह रही है सर, डी। राष्ट्रीय ध्वज को फाइनली हमने कब अपनाया, ये सवाल पूछा जाता है। तो ये अपनाया 22 जुलाई 1947 को। बहुत बढ़िया। दूसरा सवाल है प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय गान को हमने कब अपनाया? और राष्ट्रीय गीत को भी हमने उसी वक्त अपनाया। राष्ट्रीय गीत और गान दोनों को हमने कब मिलाया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। ऑप्शन ए पे ताला लगा दो, 24 जनवरी 1950। फिर तीसरा जो है प्यारे बच्चों, वैसे तो आप बोलेंगे सर दो जगह लिख दिया है आपने, कोई बात नहीं। संविधान पे खर्चा कितना हुआ? खर्चा, क्योंकि होती थी बहुत चर्चा, एंड दैट इज वाई देयर वाज अ लॉट ऑफ खर्चा। तो कितना था सर? ये था आपका ऑप्शन नंबर बी। बी पे लिखा है, ओके जी, 64 लाख खर्चा था। और नंबर फोर्थ बताओ, फोर्थ वन क्या है? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो ऑप्शन जो बच गया सर वही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी पे है, वैसे तो ए पे भी है। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इस तरह से हमने और क्वेश्चन भी टैकल करने हैं अभी। अभी आपने क्या सोचा? भागना नहीं है अभी, है भाग जाना, पढ़ना ही है, रिवाइज भी करना है। सो मैचिंग करनी है आपने एक बार फिर से प्यारे बच्चों। पहले का आंसर दो, चलो हो जाओ शुरू। पहले का आंसर दो।
पहले का करेक्ट आंसर क्या होगा? पहला है, प्यारे बच्चों, ये संविधान सभा पे ही है लगभग लगभग सारे सवाल। क्या हो सकता है? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? बहुत बढ़िया, नेगी जी, कोमल राणा, लकी, नीलाक्षी, पामिका, सनम, नेहा शर्मा, वशिष्ठ। ग्रेट सर, डी लगा दो। तो 9 दिसंबर 1946 को हुई। दूसरा बताइए, प्रस्तावना को मंजूरी कब मिली? सेकंड का करेक्ट आंसर क्या होगा? बट अबाउट सेकंड, सेकंड का आंसर जल्दी से। सर ऑप्शन नंबर, ऑप्शन में ए बी सी डी, आंसर मत लिखो, आंसर मत लिखो, ए बी सी डी बताओ, सिर्फ ए बी सी डी ऐसे बताओ मेरे को। सी होगा। चलो ठीक है। तीसरा, 22 जनवरी 1946 को। तीसरा, पहले अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? तीसरे का करेक्ट आंसर क्या होगा? ये बात ध्यान देने वाली बात है कि सच्चिदानंद सिन्हा ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज मत करना। जैसे सच्चिदानंद लिख रहे हैं प्रवीण, ऑप्शन में ही नहीं है ना। और वो बनाए तो थे, बट पहले फिर फाइनली कौन बने? आपके राजेंद्र प्रसाद। फिर चौथा सवाल, लास्ट सवाल सर, जो बच गया वही। टोटल सीट्स कितनी थी प्यारे बच्चों? हाउ मेनी सीट्स वर प्रेजेंट इनिशियली? संविधान सभा का जब गठन हुआ तो कितनी थी? 296। कितनी थी सर? 296 थी ब्रिटिश के लिए, और 93 तभी हुआ ना। 93 किसके लिए थी? देशी रियासतों के लिए। चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ का? बी। कौन कौन कह रहा है? क्या सभी के आंसर सही हैं? ईमानदारी के साथ बताओ, क्या सभी के आंसर सही हैं? बिल्कुल सही हैं, या फिर सर गड़बड़ हो रही है अभी भी? आ जाओ फिर। ठीक थे नीलाक्षी? ओके। देखो, थोड़ी सी ना मेहनत की जरूरत है, और तो बाकी हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। मुश्किल है नहीं, आसान सी चीज है। और जिस बच्चे ने मेहनत करनी है, और मेहनत कर लेंगे। चलो एक काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन बनाना भी काफी इजी होता है। बताइए सर, आपने लिखा ही नहीं है अभी तो, अभी तो लिखा ही नहीं है, फिर कैसे बताइए, है ना? पहले का आंसर दो, चलो हो जाओ शुरू। पहले का आंसर क्या लिखूं मैं यहाँ? ए बी सी डी में बताओ, ए बी सी डी में। हाँ, उसके आगे लिखना है, लिख दो ए बी सी डी। एमरजेंसी के प्रोविजन जो हैं वो हमने कहाँ से लिए? एमरजेंसीज के बारे में, आपातकाल, आर्टिकल 352, 356, 360, वही वाला, कहाँ से लिया? सर ऑप्शन नंबर सी। दूसरे का आंसर करो चलो। हमने लिया प्यारे बच्चों जर्मनी के वाइमर संविधान से। जर्मनी वाइमर संविधान, इससे लिया हमने। बताओ। दूसरा है
संशोधन की व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सर डी होगा साउथ अफ्रीका से। यानी कि जो अमेंडमेंट होते हैं पॉलिटी में, संविधान संशोधन व्यवस्था, वो हमने कहाँ से ली? बहुत बढ़िया सर, हमने ली वो साउथ अफ्रीका से। तीसरा सवाल, मूल कर्तव्य हमने कहाँ से लिए? हमारे जो मूल कर्तव्य हैं वो कहाँ से लिए? मूल अधिकार, है ना, कहाँ से लिए? अधिकार, मूल अधिकार, यानी अगर कर्तव्य की जगह अगर इसमें कंफ्यूज ना हो जाए। थर्ड का आंसर सर ए हो जाएगा, यूएसए। और चौथा, राज्य के नीति निदेशक जो हैं हमारे सिद्धांत, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। सर जो ऑप्शन बच गई वही हो जाएगा इसका, यानी कि आयरलैंड। अब मुझे ईमानदारी के साथ बताओ, ईमानदारी के साथ, क्या सभी के आंसर सही हुए? ईमानदारी रखनी है प्यारे बच्चों। कोई बात नहीं सर, अगर गलत हुआ क्या हो गया, कल फिर से पूछूंगा, पढ़ के आना है डेली आपने, ठीक है? ईमानदारी हमेशा अपने साथ रखनी है, और बाकी आप चाहे करें चाहे ना करें। चलिए, मैचिंग करनी है आपने अगेन। करना जरा इन क्वेश्चंस को टैकल। चलो आ जाओ प्यारे बच्चों, पहले का आंसर क्या होता? पहले का आंसर क्या होता? पहले का, ओके सर सी होगा। समवर्ती सूची जो है प्यारे बच्चों हमने ली ऑस्ट्रेलिया से, ग्रेट। दूसरे का आंसर क्या होगा? आर्टिकल 360, ये हमने कहाँ से लिया? बट अबाउट आर्टिकल, अच्छा कहाँ से लिया? वो तो हो गया इमरजेंसी प्रोविजन, आपने ले लिए जहाँ से लेने थे, जर्मनी से। दूसरे का आंसर सर बी होगा, बहुत बढ़िया, फाइनेंस, मतलब इमरजेंसी है एक टाइप की, है ना, और आपातकाल जैसे हम बोलते हैं, तो ये हो जाएगा बी। तीसरे का आंसर क्या होगा? सुमन वर्मा, बहुत बढ़िया, आपके आंसर सही है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तीसरे का आंसर क्या होगा? आपका क्या लिखा है? संविधान को टोटल समय पूछा है, कितना लगा है संविधान को समय? 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन लगे हैं। और चौथा सवाल, संविधान लागू कब हुआ? तो फाइनली संविधान लागू कब हुआ है? जल्दी से आंसर कर दें इसको। और फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा? सर जो बच गया वही होगा फिर, है ना? तो फोर्थ का आंसर हो गया ए। लेकिन पूरी तरह से नहीं हुआ था, आप सभी को पता है, थोड़ा सा, है ना, करवाया हुआ है, हर एक चीज करवाई हुई है, इसको ध्यान से समझना है आप सभी ने, मुश्किल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोर तो नहीं हो रहे हैं कोई बच्चा? मतलब मैचिंग सर बहुत, कई कई बच्चे बोलते हैं सर सबसे मुश्किल सवाल मेरे को जिंदगी में ये वाले लगते हैं, आई हेट दिस क्वेश्चन जो एनटी और एचएस में पूछते हैं। तो बोर तो नहीं हो रहे हैं? तो क्लास को हम बंद भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? कि आपको बोर थोड़ी करना है भाई, यहाँ आपको बोर करने के लिए थोड़ी आए हैं। नो सर। चलो तब तो अच्छी बात है, अगर अगर सच में ऐसा है,
देन आई विल से गुड। बहुत बढ़िया आंसर, साथ साथ में बहुत सारे बच्चे दे देते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा लगता है देख के आपके जो आंसर आते हैं जब। चलो आ जाओ, फिर से आ जाइए, हो जाओ शुरू। आंसर्स पहले का ABCD। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई? ईस्ट इंडिया कंपनी पहले का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, बहुत बढ़िया। सर डी पे ताला लगा दो, ऑप्शन डी यानी कि 1600 ईस्वी में। दूसरा सवाल, रेगुलेटिंग एक्ट भारत में कब आया? रेगुलेटिंग एक्ट ये कब आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एप्रिशिएट, फैबुलस फैबुलस, यही आंसर चाहिए। क्या होगा, कब आया रेगुलेटिंग एक्ट, कब आया था? 1773 में, तो सी होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यस 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 शुभम जी, बहुत बढ़िया। तीसरा, आपका संविधान की व्यवस्था हो, ये पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने ये कहा कि भाई संविधान की व्यवस्था हो? ये तो आप गलत कर रहे हैं, वरना इट शुड बी। तीसरे का क्या हो जाएगा? सर MN रॉय थे वो, बहुत बढ़िया। चौथा, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? पिट्स इंडिया एक्ट फाइनली कब पहुंचा आपके यहाँ? तो ये पहुंचा प्यारे बच्चों आपका 1784 के आसपास। तो ऑप्शन है सर जो बच गया वही होगा। हमेशा ना एक ऑप्शन लास्ट में अगर नहीं भी पता हो तो आंसर फिर वही होगा ना ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, क्लियर, इतना सभी को क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। आपके आंसर देख के मुझे एनर्जी मिलती है कि नहीं बच्चे हैं, तो मन करता है कि क्यों ना इनको फिर वो हर एक चीज प्रोवाइड की जाए जो इनको सक्सेस के लिए चाहिए, है ना, सीधी सी बात है, क्यों ना हो फिर। क्वेश्चन तो आपके लिए ऐसा बनाया जाएगा बेटा जिसमें आपको मुश्किल हो जाए, है ना, आसान थोड़ी बनाएंगे। थोड़ा मुश्किल सवाल हो ताकि आप भी याद रखें हैं कि सवाल था डाला हुआ, सर ने डाला हुआ था सवाल। आपने कॉपी में थोड़ा थोड़ा लिखना है, ठीक है, कोशिश किया करो थोड़ा थोड़ा लिखने की। आई वॉन्ट दिस।
चलो बच्चों, हो जाना शुरू थोड़ी देर में। आ जाइए, ध्यान बोर्ड पे। क्या होगा पहले का आंसर, क्या होगा? आंसर दे देते हैं यहाँ पे। पहले का आंसर क्या होगा? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ फर्स्ट वन? पहला था, बंगाल के गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? बंगाल के गवर्नर सर, ऑप्शन डी को किया गया था, वॉरेन हेस्टिंग्स को। बहुत बढ़िया। दूसरा सवाल, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसको कहते हैं? सांप्रदायिक जनक, पहली बार जो बीज बोए वो किसने बोए? दूसरे का आंसर क्या होगा? कोमल राणा। बहुत बढ़िया। सांप्रदायिकता के बीज पहली बार जो बोए, सर ऑप्शन ए, लॉर्ड मिंटो ने। ठीक है। तीसरा, लॉ मार्ले मिंटो सुधार आया, ये कब हुआ? मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष आया? तीसरे का करेक्ट आंसर सर ऑप्शन बी, 1909 में। और चौथा है हमारा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? देश जब आजाद हुआ तो कौन थे? यही सवाल है, यही सवाल है हमारा। प्यारे बच्चों, इसमें एक चीज मैंने आपको नहीं करवाई थी, मतलब मैं सोचा चलो बाद में करवाते हैं, उसको भी मैं करवा देता हूँ। ऑप्शन नंबर सर क्या होगा? जो बच गया, हाँ ये सही है सर, जो बच गया। ठीक है, जो भी होगा क्या फर्क पड़ता है उससे, जब हमने तीन तीन टैकल कर लिए। तो ये थे आपके क्लेमेंट एटली थे। जो चीज मैं आपको बताने, बाद में बता दूंगा वैसे तो। एक्चुअली 1946 में एक आपकी एक इंटरीम गवर्नमेंट भी बनी है। थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो जाती है कि अ, देश के पहले चुनाव 1951 में हुए थे, और बोलते हैं ना कि 1950 में तो हमारे पटेल साहब चले गए थे, है ना। लेकिन एक्चुअली वो बात, वो रेफरेंस ये आता है कि 1946 में पहले ही इंटरिम गवर्नमेंट बन गई थी, और नेहरू जी पहले ही वो थे, है ना, प्रोबेबली कि यही आपके प्रधानमंत्री होंगे। वो रेफरेंस वहां जाता है, पर इसको हम अलग वे में कर लेंगे, पंचवर्षीय योजना से लेके हर एक चीज। ठीक है, कर लेंगे इसको कि कौन कौन से पोर्टफोलियो किसके पास है। ऐसा मत सोचना कि सर ने स्किप किया है तो सर नहीं करवाएंगे, करवाएंगे, लेकिन थोड़ा सा रुक जाइए। चलो, एक बनाते हैं आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल सवाल। चलो हो जाओ, पहले का आंसर क्या होगा?
पहले का आंसर आपने देना है मेरे को, जल्दी से, है ना। चलो, रिवीजन करते रहना प्यारे बच्चों। मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि बच्चे पढ़ेंगे पीडीएफ से, जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाए हैं। आंसर, पहले का करेक्ट आंसर, सुमित का कहना है सर डी। आरबीआई की स्थापना हुई थी, आपको पता ही है ना, ताकि कंट्रोल किया जा सके देश का पैसा। भारत का शासन अधिनियम 1935 जैसे ही आया, और उसी वक्त क्या हुआ, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा डी, 1 अप्रैल 1935। दूसरा, माउंटबेटन योजना कब आई? भारत और पाकिस्तान को अलग करने की योजना, काफी फेमस है, काफी प्रसिद्ध है। और ये आई थी सर, दूसरे पे सी पे ताला लगा दो, जो लगा दिया लो, 3 जून 1947 ऐतिहासिक दिन है, ठीक है, क्योंकि आई थी। और फिर फाइनली एक्सेप्ट तो चलो, फिर कब बने हम? 15 अगस्त, 14 अगस्त को पाकिस्तान बनाता है अपना इंडिपेंडेंस दिन, 15 को हम बनाते हैं। तीसरा सवाल है, भारत के गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के, लेकिन कौन थे वो? बहुत बढ़िया प्रिया जी। इस तरह से भारत के स्वतंत्र पहले नए डोमिनियन भारत के ना गवर्नर जनरल कौन बने? तो ये थे सर लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी। और चौथे का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों? अगस्त प्रस्ताव आया जब एम एन रॉय ने कहा कि हमारा संविधान हो, 1935 में मांग कर दी कांग्रेस ने, और फाइनली 1940 में जाके आपको अगस्त प्रस्ताव देखने को मिला। हालांकि इसके बाद उन्होंने भी, ब्रिटिश ने क्रिप्स मिशन भेजा, फेल हो गया, फिर फाइनली आया कैबिनेट मिशन, 1946 का वो दौर था। चलिए, आज का आखिरी सवाल करते हैं। आप भी बोर हो गए होंगे, बोलेंगे नहीं हालांकि, है ना, टीचर के सामने कैसे बोल सकते हैं, वो बुरा लग जाएगा नहीं तो टीचर को। हाँ सर, अब बोर हो गए, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं सर, कसम से बहुत ज्यादा भूख लगी है सर, अब छोड़ दीजिए सर। जैसे वो लालू यादव, अब तो छोड़ दीजिए मुर्गन। वही सिचुएशन है। अरे हम समझते हैं, जितना हम समझते हैं आपको, उतना आप भी नहीं समझते होंगे अपने आप को, स्टूडेंट क्या चाहता है क्या नहीं। चलो एक सवाल बनाते हैं ऐसे, हल्का फुल्का रेफरेंस जो आया है अभी तक, वो उस रेफरेंस से भी हम सवाल कर सकते हैं। बच्चे बोलेंगे सर आपने तो बोला था हम बाद में पढ़ेंगे, हमने तो पढ़ा ही नहीं है, आपने पूछा है। सर गलत बात है, आपने पहले, चीटिंग करते हैं सर, है ना, चीटिंग करते हैं। हमने तो ऐसे ही पढ़ा था, हमने तो ध्यान दे के पढ़ा ही नहीं कि कहीं पूछ ना लें सर। ये सर चीटिंग है, हम आपके खिलाफ हैं, हमें आपके खिलाफ होने दें, ऐसा ही है।
पर आंसर के लिए जगह ही नहीं बची, लिखोगे कहाँ? चलो पहले का आंसर दो। अरे नहीं फंसाया है, हो जाएगा। जो आते हैं पहले वो कर लो, कोई बात नहीं। आंसर के लिए जगह नहीं है, जगह नहीं है, जगह नहीं है। ओके चलो, पहले का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या लिखा है? पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाते हैं हम? ए बी सी। सी कहा, नीलाक्षी ने सी कहा। बाकी बच्चे ए होगा, गड़बड़ कर गए। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हमने लागू किया फिर ऑफिशियली। क्यों? क्योंकि हम रुके थे क्योंकि प्रतिज्ञा ली थी हमने, है ना? प्रतिज्ञा ली थी, और ये ली थी 26 जनवरी 1930। दूसरे का आंसर दो जल्दी से। दूसरा क्या है? समानता का अधिकार। क्या बोलता है आपका समानता का अधिकार? दूसरे का करेक्ट आंसर ए बी सी डी ई एफ। लास्ट सवाल है ये, फिर आपको छुट्टी है, फिर आप ब्रेकफास्ट करिए। फिर सभी ने ब्रेकफास्ट करना है, आपने भी, मैंने भी, और जो बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं आपने तो कर ही लिया होगा। आपका पता नहीं लंच चला होगा या डिनर चला होगा। दूसरे का करेक्ट आंसर है सर एफ, आर्टिकल 14 से 18। आगे तीसरा, जल्दी से करने हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरे का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए बी सी डी, आप ही ने आंसर करने हैं। तीसरा सर आर्टिकल 32। ना 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 ना, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर, जो बच्चे डी कह रहे हैं, 42nd अमेंडमेंट एक्ट को ही तो बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हुए उससे। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। आगे बढ़ते हैं, चौथे का करेक्ट आंसर क्या होगा? फोर्थ क्या है? पंचायती राज व्यवस्था। ये किस में देखने को मिली? कई बार आपने किया है, ई हो जाएगा इसका। 13वां। पांचवें का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? स्वतंत्रता का अधिकार। ये अच्छा, अधिकार पूरा भी नहीं लिखा है ना। स्वतंत्रता का अधिकार कब मिला? ये मिला आपको आर्टिकल 19 से 22 में, बी हो जाएगा। और छठे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या फिर हार्ट, सोल एंड हार्ट भी इसको बोलते हैं ना। चलो छोड़ो, बाद में करवाना तो है ये। और ये कौन है? सिक्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्टिकल 32 है, और सर्वोच्च न्यायालय आपके इनको प्रिजर्व करता है ना, सभी चीजों को। चलिए फिर, अब काफी टाइम हो चुका है। थैंक यू सो मच आप सभी का यहाँ पे आने के लिए। आई होप सेशन वॉज फ्रूटफुल एंड इट वॉज गुड। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए जय श्री राम। ओके एवरीवन, डाउट होगा आप पूछ सकते हैं, नंबर आपके पास है, राइट।